बंधु, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 3। इसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया आप सभी से। तो चलिए पार्ट 2 जल्दी से कवर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हिस्ट्री क्लास 12 के लिए है। जो बुक नंबर हमारी फर्स्ट है उसका चैप्टर नंबर 3, उसके बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इस पार्ट 2 का ये रहा, द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, आइडिया ऑफ किंगशिप एंड सक्सेशन। मतलब कि उस समय जो हम 600 बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं, उस समय सक्सेशन का क्या एक आइडिया था, क्या विचार था सक्सेशन का। ठीक है, उस सक्सेशन मतलब कि जो गद्दी है, जो राजगद्दी है, पिता के बाद कौन आगे उसको सर्व करने वाला है, कौन आगे वहां पे उत्तराधिकारी बनेगा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, अंडर द पैट्रिलिनियल सिस्टम सन हैव क्लेम टू देयर फादर वेल्थ व्हेन ही लेटर डेथ। पुराने समय में ये माना गया है कि पिता की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा होगा वो उसकी सारे धन संपत्ति का स्वामित्व बनेगा। इन केस द किंग डिड नॉट हैव सन, ही वॉज सक्सीडेड बाय वन ऑफ हिज ब्रदर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इन केस ऐसा कुछ होता है कि राजा का कोई भी बेटा नहीं है, तो राजा का जो भाई होगा, ठीक है, वो उसके जो भी संपत्ति है उसका अधिकारी बनेगा। समटाइम्स अदर किंग्समैन क्लेम दैट थ्रोन एंड इट वाज अ एक्सेप्शनल केस वेयर वुमेन एक्सरसाइज पावर। अब कभी बार ऐसा देखा गया है कि अगर मान लो भाई भी नहीं है, गरीबी में आटा गीला है कि अब बेटा नहीं, भाई नहीं, तो उसके रिश्तेदार को ही उसका जो राजगद्दी है वो दे दी जाती है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है कि औरतों को बहुत कम ही बार ऐसा देखा गया है कि उनको जो उनके पिता का जो भी अधिकार है वो मिला हो। यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है प्रभावती गुप्त का। जी हाँ, प्रभावती गुप्त का एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है, जो उन्होंने भूमि दान की थी। रूल्स ऑफ मैरिजेस, शादियों के क्या क्या रूल्स थे उसे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। धर्मसूत्रास रीऑर्गेनाइज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। ठीक है, 8 तरीके की शादियों की बात हो रही है। कैमरा थोड़ी देर के लिए चला गया है, बट उससे कोई मैटर नहीं, हम आगे अपना डिस्कस करेंगे। धर्म सूत्रास 8 तरीके की मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। कौन कौन से देखो, आउट ऑफ दीज 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वर कंसिडर एज गुड। 4 तरीके की शादियों को अच्छा माना गया है, गुड माना गया है, और बाकी के जो 4 बचे उन्हें बुरा माना गया, कंडेम किया गया उनको। जानते हो क्यों? क्योंकि वह माना गया है कि जो ये 4 तरह की शादियां करते हैं वो ब्राह्मिकल नॉर्म्स को नहीं फॉलो करते हैं। ब्राह्मिकल नॉर्म्स मतलब क्या, कि ब्राह्मणों के जो आचरण है, जो ब्राह्मणों ने नियम बनाए हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो वो अलग 4 तरीके की शादियों को रखते हैं। ठीक है, वुमेन्स कुड नॉट गेट एनी शेयर ऑफ इन देयर पेरेंटल प्रॉपर्टी। वुमेन्स को कोई शेयर नहीं मिलता है उनके माता पिता की संपत्ति में। ठीक है, उनका कोई हक नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक्सोगैमी, मैरिजिंग आउटसाइड वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। अब यहाँ पे एक्सोगैमी की बात की गई है। एक्सोगैमी का मतलब क्या होता है उसे समझ लेते हैं पहले। एक्सोगैमी का मतलब होता है कि अगर आप अपने कुल खानदान के से बाहर शादी करते हो, मैरिज आउटसाइड, तो उसको जो है एक्सोगैमी बोला जाता है। ठीक है, वो उस समय डिजायरेबल माना जाता था, बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता था। ठीक है, कन्यादान जैसे कि आज भी होता है। द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन अ मैरिज वॉज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर। उस समय और इस समय भी पिता का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक कार्य होता था वो क्या होता था, कन्यादान। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस की, कि कितने प्रकार की शादियां यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। पहले इंडोगैमी, आपने ऊपर एक्सोगैमी पढ़ा, उसी का उल्टा इंडोगैमी है। इंडोगैमी रेफर्स टू अ मैरिजेस
इनसाइड वन ओन ग्रुप, अपने ही समुदाय में शादी कर लेना उसे एंडोगैमी कहते हैं। हेयर ग्रुप स्टैंड फॉर किन्स, यानी किन्स के अंदर शादी कर लेना। किन्स मतलब जैसे मैंने पार्ट 1 में बता रखा था आपको, किन्स मतलब अपने ही जो लार्ज नेटवर्क ऑफ फैमिली है उसमें। एक्सोगैमी की बात करते हैं। एक्सोगैमी रेफर्स टू अ मैरिज आउटसाइड वन ऑन ग्रुप और किन। एक्सोगैमी जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया था इसको, ये वही एक्सोगैमी है कि आप आउटसाइड अपने कुल खानदान में के बाहर शादी करते हो तो उसे एक्सोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट, पोलीगिनी। पोलीगिनी रेफर्स टू अ मैरिज इन विच अ मैन हैव सेवरल वाइफ्स। जब एक व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां होती हैं तो उसे पोलीगिनी कहते हैं। पोलीएंड्री किसे कहते हैं? पोलीएंड्री इसी का उल्टा होता है। पोलीएंड्री रेफर्स टू अ प्रैक्टिस इन विच अ वुमन कुड हैव मोर देन वन हस्बैंड। जब एक औरत के एक से ज्यादा पति होते हैं तो उसे पोलीएंड्री कहते हैं। अब इसका हमें कहाँ पर उदाहरण मिलेगा? महाभारत के अंदर। जो द्रौपदी हैं उनके 5 पति थे, ठीक है, पांडवा जिन्हें कहा जाता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को महाभारत से रिलेट किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जरा। धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे आते हैं। These are coded social norms meant to be followed by Brahmins in a particular and society in general। यानी कि ये एक तरीके के सोशल बिहेवियर्स के नॉर्म्स थे, कोड्स थे। इसमें सारे कोड्स लिखे गए थे कि क्या क्या ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया था कि क्या क्या सोसाइटी के अंदर किसको क्या फॉलो करना चाहिए और किसको क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। दे आर रिटन इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखे हुए थे। विद द इमरजेंस ऑफ टाउन्स पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मीट टू बाय सेल देयर प्रोडक्ट एंड शेयर देयर आइडिया इन अर्बन मिलियू। यानी कि ये संस्कृत में लिखे गए थे और जिस तरीके से टाउन्स का इमरजेंस हुआ, लोग जो है पास के दूर के वो चीज़ों को खरीदने के लिए बेचने के लिए आते रहे और इससे जो आइडिया है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र का वो आपस में फैलता रहा और अर्बन में भी इनके आइडियाज को फ्लक्चुएट होता रहा और फैसिलिटेट होता रहा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। दिस माइट हैव लीड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने दिया गया और ये जो अर्ली बिलीफ्स थे इनके ऊपर क्वेश्चन सवाल उठाए गए। जो प्रैक्टिसेस होती थी, अभी आगे बताया जाएगा क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी। Brahmins responded to these questions by laying down the code of social behavior। अब क्योंकि ब्राह्मण ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जब उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया कि कुछ जो है उन्होंने अपने क्वेश्चंस को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कुछ कोड ऑफ सोशल बिहेवियर उसके अंदर ले डाउन कर दिया, यानी कि उसके धर्मसूत्र के अंदर डाल दिया। उसको आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या उन्होंने जो कोड ऑफ सोशल बिहेवियर है, यानी एक तरीके का सोशल बिहेवियर में सोसाइटी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या किसके डूज हैं क्या किसके डोंट्स हैं, उसके बारे में बात की गई है। टू मीट दिस चैलेंजेस धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र वर कंपाइल्ड। इन सभी चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, यानी पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए और इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को कंपाइल किया गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ गोत्र। गोत्र के बारे में बात करते हैं। गोत्र रेफर्स टू द नेम गिवन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द नेम ऑफ अ वैदिक सीर एज देयर फोरफादर एंड एज टू एस्टैब्लिश किंगशिप बिटवीन देम। अब गोत्र जो है ना किसी के पर्टिकुलर नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। वो नाम जो है पीपल्स जैसे मानते वैदिक सीर, यानी कि वैदिक जो काल है उसमें जो सीर मतलब ऋषि है, ठीक है। ऋषि उनको फोरफादर, उनको अपना एंसेस्टर माना गया है, ठीक है। जैसे अब बहुत सारे गोत्र होते हैं, मान लो गौतमी हो गए और गौतमी के बाद आप ये समझ लो कि ये आपके भारद्वाज हो गए, सांडिल्य हो गए, तो ऐसे अलग अलग गोत्र होते हैं, ठीक है। तो ये सब किसी वैदिक सीर के नाम पे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सब पहले ऋषि थे, उन्हीं के नाम पे ये गोत्र चलता है। द सिस्टम ऑफ गोत्र हैड सिग्निफिकेंस टू द वुमेन। अब ये गोत्र का जो सिस्टम है ना
वो वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कैसे, वुमेन्स वर एक्सेप्टेड टू टेक अप द गोत्र ऑफ देयर हस्बैंड ऑफ हर हस्बैंड अपॉन मैरिजेस एंड गेव अप देयर हस्बैंड गोत्र फादर गेव अप देयर फादर गोत्र। अब कहने का मतलब क्या, आपको भी पता है कि वुमेन्स से ये उम्मीद रखी जाती है कि वह अपने हस्बैंड का गोत्र धारण करेंगे जब उनकी शादी हो जाएगी, और अपने पिता का जो गोत्र है उसे हटा देंगी, गिव अप कर लेंगे उसे। अब आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। अब सेम गोत्र के लोग भी शादी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के गोत्र भारद्वाज, दूसरे का भी भारद्वाज है, तो वो शादी आपस में नहीं कर सकता। ये धर्मसूत्र की बात है। When we examine the name of the women married to the Satvana's ruler, we will find that many of them had names derived from their father gotras such as Gotama and Vasishtha। अब यहाँ पर क्या हमने पाया, वी एग्जामाइन क्या किया हमने, कि कई सारी वुमेन्स हैं, ठीक है, नेम मैरिड टू अ सातवाहन, जिन्होंने सातवाहन रूलर से शादी की है, कई सारी ऐसी वुमेन्स है। तो हमने ये वी विल फाइंड डैट बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने अपना नाम जो अपने फादर के गोत्र पे ही रखा है, जैसे गौतमा हो गए, वशिष्ठ हो गए, तो इनके पिता के ही गोत्र पे उनका नाम पड़ा हुआ है। यानी कि जो धर्म सूत्र में लिखा गया है कि औरतों को अपने गोत्र को बदलना होगा शादी के बाद, तो सातवाहन रूलर्स की जो वो पत्नियां कह लीजिए या फिर वुमेन्स हैं, उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया है। उन्होंने अपने फादर के गोत्र पर ही अपने आप को एड्रेस किया है। यहाँ पे देखते हैं, दे रिटेन दीज नेम्स इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स डिराइव फ्रॉम हर हस्बैंड गोत्र एज इंस्ट्रक्टेड बाय द ब्राह्मिकल रूल्स। अब क्या है कि मैंने जैसे अभी बताया ना कि उन्होंने अपना जो नाम है अडॉप्ट जो किया था वो वही पुराना वाला ही रिटेन करके रखा है। उन्होंने अपने हस्बैंड का जो ब्राह्मिकल रूल है कि हस्बैंड का गोत्र आपको धारण कर लेना है, तो उन्होंने उस चीज को फॉलो नहीं किया है। सम ऑफ द वुमेन मैरिड टू सातवाहन रूलर बिलोंग टू अ सेम गोत्र। अब यहाँ पे देखो, सातवाहन ब्राह्मिकल टेक्स्ट क्या कहता था कि सेम गोत्र के भी लोग शादी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी वुमेन्स पाई गई हैं जिन्होंने सातवाहन रूलर से शादी की है जो कि एक सेम गोत्र से बिलोंग करते थे। As is obvious, this reign counter the ideal of exogamy recommended in the ब्राह्मिकल टेक्स्ट। अब एक्सोगैमी जैसे मैंने बताया कि सेम गोत्र में शादी करना, जो कि एक काउंटर माना जाता था ब्राह्मिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका ये चीज उल्लंघन करते हैं, ठीक है, कौन, सातवाहन रूलर्स। इन फैक्ट इट exemplified an alternative practice, that of endogamy or marriage within the kingship group which was prevalent among several community in South India। अब ये भी माना गया कि साउथ इंडिया में भी कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि जो आपका एक्सोगैमी है वो प्रेवलेंट है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है, ठीक है, एक्सोगैमी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे है, एक मिनट, आगे है यहाँ पे, गर्म से उठा के रखते हैं, ठीक है। हाँ, सच मैरिजेस अमंगस्ट किंग फोक इंश्योर अ क्लोज नीट कम्युनिटी, ठीक है। अब ये जो मैरिजेस होती थी जो कि किंग फोक में यानी अपने रिश्तेदारों में ही कर दी जाती थी, वो उनके क्लोजनेस को दर्शाती थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ गोत्र अमंग सातवाहन। अब सातवाहना जैसे इन्होंने गोत्र को इनहेरिट कर लिया था, उसके कुछ इंस्क्रिप्शन एविडेंस देख लेते हैं, कुछ प्रमाण देख लेते हैं। सातवाहना's rulers were identified through metronymic which suggested that mother was given importance। अब सातवाहनों के लिए उनकी माताएं बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि उनमें देखा भी गया, क्योंकि उन्होंने अपने फादर का गोत्र ना लगाते हुए अपने माता का गोत्र लगाया है, ठीक है। बट देयर सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैटर्निलियल। लेकिन जो सिंहासन, जो मतलब जो भी आप सत्ता के लिए जो भी सक्सेशन होते थे, वो फिर भी पितृसत्तात्मक ही होते थे, यानी कि पिता के बाद उसका बेटा बनेगा, उसके फिर उसके बाद भी उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑफ द सातवाहनास रूलर मेंशन द नेम ऑफ देयर मदर्स रदर देन देयर फादर। जिससे मैंने भी बताया कि कई सारे इंस्क्रिप्शन में देखा गया है कि उनके पिता का ना गोत्र होता है, उनकी माता का गोत्र यहाँ पर आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की।
हाँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कुछ कि गौतमी पुत्रा सतकर्णी सन ऑफ गौतमी, इस तरीके से। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है, फिर से हम धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र की बात करेंगे। कास्ट की बात कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। Brahmins claim that they place themselves on the top and Sudras at the bottom. अब जैसे आपको पता होगा अब तक कि ब्राह्मणों ने एक फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन बनाया था। फोर फोल्ड मतलब कि जैसे मान लो कि ये है, ये क्या है अभी बताता हूँ। जैसे इस तरीके से हमने कुछ क्लासिफाई कर लिया, ये इस तरीके से बना लिया, दूसरा तीसरा ऐसे, ठीक है। अब इसमें होता क्या था देखो कि ब्राह्मण ऊपर है और शूद्र नीचे हैं, बीच में आपके क्षत्रिय हो गए और वैश्य हो गए। तो इस तरीके से कास्ट सिस्टम बना रखा था जिसमें ब्राह्मण को ने क्लेम किया था कि उनका प्लेस टॉप पर है और शूद्र के नीचे है। द ब्राह्मण क्लेम दैट दिस ऑर्डर वाज डिवाइन ऑर्डेन्ड, यानी कि उनका ये उन्होंने क्लेम किया था, उन्होंने ऐसा बोला था ब्राह्मणों ने कि ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने भी यहाँ बनाया था स्ट्रक्चर कि ब्राह्मण ऊपर रहेंगे शूद्र नीचे रहेंगे, वो डिवाइन यानी कि भगवान की देन एक तरीके से कह सकते हो, भगवान का आदेश है, ठीक है, उसे हम टाला नहीं जा सकता। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज कि आइडियल ऑक्यूपेशन एज लेड डाउन इन धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास। अब कुछ क्रियाएं भी निश्चित कर दी गई थी धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास के अकॉर्डिंग। देखते हैं क्या क्या क्रियाएं थी। इन्हीं चार वर्णों के अपने अपने काम थे जो कि प्रेवलेंट थे उस समय, 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा तक। The Dharma Sutras and Dharma Shastras describe the rules about the ideal occupation of the four category और वर्ण। वर्ण के सारे कार्यों को धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास ने यहाँ पे कैटेगराइज किया था। Brahmins were supposed to study, teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed and give and receive gifts। अब यहाँ पे ब्राह्मण के क्या क्या काम थे कि उनको पढ़ना है, उनको दूसरों को पढ़ाना है वेद, दूसरों को मतलब राजाओं को और वैश्य को, शूद्रों को कुछ नहीं, और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने हैं, सेक्रीफाइसेस करवाने भी हैं, परफॉर्म भी करवाने हैं, और गिफ्ट को लेना भी है और देना भी है, यानी गिव और रिसीव ऑफ गिफ्ट्स। अब यहाँ पे तो ब्राह्मणों के हो गए। अब क्षत्रिय के सुन लीजिए। क्षत्रिय वर इंगेज इन वॉरफेयर, उन्हें लड़ाई झगड़ों में नेतृत्व करना है, प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को बचाना है, एडमिनिस्टर जस्टिस, जस्टिस न्याय देना है, वेदों को पढ़ना, स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाने हैं, बलिदान देना है, एंड मेक गिफ्ट, और तोहफे हैं उसे बनाना है और ब्राह्मणों को देना है। ये तो क्षत्रिय के हो गए। अब बात करते हैं वैश्य की। द वैश्यस वर इन एडिशनल एक्सपेक्टेड टू एंगेज इन एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड। अब वैश्य का काम ये था कि उनको मर्चेंट्स के भांति उनको अलग अलग ट्रेड करना है, ठीक है, ट्रेड में एंगेज रहना है, और उनको एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करनी है ताकि अपना और देश उनका जो टेरिटरी है, उनका जो क्षेत्र है उसका विकास हो सके। शूद्रास की बहुत बुरी हालत थी। शूद्रास वर असाइन द जॉब ऑफ सर्विंग द थ्री ऑर्डर हायर वन। अब इनको हायर वन कहा जाता था, किसको? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को। इन तीनों की जो सेवा होती थी वो किसको करनी पड़ती थी? शूद्र की। तो शूद्र को इन तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ती थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी डेवलपिंग बाय ब्राह्मण्स टू इन्फोर्स द ब्राह्मण द वर्ण सिस्टम। अब ब्राह्मणों के द्वारा क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई, क्या क्या प्लानिंग की गई ताकि वो वर्ण सिस्टम को इम्पोज कर सके, इन्फोर्स कर सके, यानी कि लागू कर सके। तो देखो यहाँ पे द ब्राह्मण्स डेवलप 3 स्ट्रेटेजी टू इन्फोर्स द वर्ण सिस्टम, यानी कि 3 तरीके की प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी। देखो पहले क्या है। फर्स्ट, ब्राह्मण asserted that the वर्ण ऑर्डर was a divine origin। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये भगवान की देन है, सारे जो ओरिजिन हैं वो भगवान ने बनाए हैं, तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो पहला तो इनका ये था। दूसरा क्या है? सेकेंडली, ब्राह्मण्स एडवाइज द किंग टू इंश्योर दैट द वन सिस्टम वाज फॉलो विद इन द किंगडम। अब ब्राह्मण जो है किंग को एडवाइस करते थे कि आप देखो भाई साहब कि कहीं आपके राज्य में कोई वर्ण सिस्टम डिसओबे तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा कि जो वर्ण सिस्टम उन्होंने बनाया है, 4 कैटेगरी बनाई है, उसका कोई उल्लंघन कर रहा है।
राजा को बोल बोल के ये अपने राज्य में दिखवाया करते थे। तीसरा क्या है, ब्राह्मण्स अटेम्प्ट टू परस्यूट द पीपल दैट देयर स्टेटस वर डिटरमाइंड बाय बर्थ। अब कभी कभार ऐसा होता था कि ब्राह्मण जो है ना परसुएट करते थे किसको, जो कि आपके शूद्रास होते थे और जो भी जो इसके खिलाफ आवाज उठाता था, ये फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन जो वर्ण की हुई है, तो वो ब्राह्मण परसुएट करते थे कि पीपल्स को कि देखो भाई, तुम्हारा जो स्टेटस है, तुम्हें जो हक मिला है, वो तुम्हारे जन्म पर आधारित था, डिटरमाइन में बर्थ। तुमने इस योनि में इस जगह जन्म लिया, तुम शूद्रों में जन्म लिया है, तो तुम शूद्र ही हो और तुम्हारे ये काम है, तुम्हारे ये डूज हैं, तुम्हारे ये डोंट्स हैं, ठीक है। इस पे तुम्हें बोलने का हक नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग इंडियन किंग्स ऑफ नॉन क्षत्रिय ओरिजिन। अब कुछ ऐसे भारतीय राजा हुए हैं जो कि नॉन क्षत्रिय हुए हैं। अब देखो यहाँ पर फिर धर्म सूत्रास की बात को नकारा जा रहा है, एक तरीके से नाम में तब्दील किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म सूत्र में लिखा था, धर्म शास्त्र में लिखा था कि राजा केवल हो सकता है कौन, क्षत्रिय। यहाँ पर तो नॉन क्षत्रिय राजा भी आ रहे हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि क्या है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास ओनली क्षत्रिय वर सपोज टू बी किंग, यानी वही जो मैंने अभी आपको बताया कि क्षत्रिय ही केवल राजा बन सकता है और कोई राजा नहीं बन सकता है। बट इट इज ऑब्जर्व दैट एनी पर्सन हु इज एबल टू मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज एंड नीड टू बी डिपेंड ऑन द थ्योरी ऑफ बर्थ। इसको थोड़ा आराम से समझते हैं, ठीक है। But it is observed that any person who is able to muster support and resources and need not to be depend the theory of birth। लेकिन यहाँ देखा गया कि जिसके पास भी पावर है, जो भी एबल है सपोर्ट और रिसोर्स गेन करके, उसको कोई भी जरूरत नहीं है कि जो थ्योरी है बर्थ की, यानी कि आप अगर इस योनि में इस जन्म लिए हो तो आपको ये काम करने हैं, तो जिसके पास पावर है, जो सपोर्ट गेन कर पा रहा है, जिसके पास रिसोर्सेस हैं, तो वो इस चीज को नहीं मान सकता था, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा कि देर आर डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ मौर्यस। जो मौर्यन एम्पायर आपने पढ़ा उसमें कई सारे मतभेद हैं। कैसे, देखो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट का क्या मानना है, सजेस्टेड दैट दे वर क्षत्रियाज, कि जो मौर्यंस हैं वो क्षत्रियाज हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ही माना। लेकिन ब्राह्मणिकल क्या कहते हैं कि उनको लो ओरिजिन का मानते हैं। किसको? आपके मौर्यंस को। कौन मानता है लो ओरिजिन? ब्राह्मिकल टेक्स्ट, ठीक है। द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्याज वर सुंग एंड कनवाज वो वर ब्राह्मण। अब इनको क्या माना गया, देखो कि जो इमीडिएट सक्सेसर थे, ठीक है, मौर्यास के, ठीक है, वो सुंग और कनवाज वो ब्राह्मण थे। द सातवाहन किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी क्लेम टू बी ब्राह्मण एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय प्राइड। अब यहाँ पर देखो, अभी भी हमने पढ़ा है सातवाहन राजाओं के बारे में, ठीक है। तो सातवाहन के जो राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण बनने के बाद उन्होंने क्या हासिल किया, राजा की पदवी, ठीक है, राजा, ये मैंने मुकुट बना दिया, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि वो डिस्ट्रॉयर हैं किसके, क्षत्रिय प्राइड के, यानी कि जो क्षत्रिय जो गर्व है उसके वो डिस्ट्रॉयर हैं, उसका विनाश के करने वाले हैं। ही ऑल्सो क्लेम टू हैव इंश्योर्ड दैट देयर वॉज नो इंटरमैरिजेस अमंग द मेंबर ऑफ फोर वर्नास। उन्होंने ये भी कहा है कि ही क्लेम दैट टू बी इंश्योर्ड दैट देयर वर नो इंटरमैरिजेस अमंग द मेंबर ऑफ फोर बट ही हिमसेल्फ एंटर इनटू अ मैरिज अलायंस विद हिज किंग। अब उन्होंने ये भी कहा है कि ये इंश्योर देयर वाज नो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंटर मैरिज नहीं होगा, जो भी चार वर्णों के अंदर होता आया है इंटर मैरिजेस नहीं होगा उनके मेंबर्स को। लेकिन जैसे यहाँ तक तो उन्होंने क्या किया कि धर्म की जो धर्म सूत्र हैं उनकी बात को फॉलो किया। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन का केस है कि उन्होंने खुद के लिए वो चीज नहीं की, ही मैरिजेस विद द किंग ऑफ रुद्रदमन, यानी कि उन्होंने अपने ही एक तरीके से एक्सोगैमी कर ली। एक्सोगैमी मतलब क्या है, अपने ही परिवार के सदस्यों में या फिर अपने ही रिश्तेदारों में शादी कर लेना। फॉर दिस एग्जाम्पल वी कैन अज्यूम दैट इंटीग्रेशन within the framework caste was often a complicated process। इससे पता चलता है कितना कॉम्प्लिकेटेड ये सारा प्रोसेस है,
इंटीग्रेशन करना, इसी फ्रेमवर्क में जो भी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ने बताया, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। द सातवाहनास क्लेम टू बी ब्राह्मण, वो एक अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करते थे। वेयर एज अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण्स किंग ऑट टू बी हैव बीन क्षत्रिय, जो राजा है उसे क्षत्रिय होना ही पड़ेगा। ठीक है। दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोरफोल्ड वर्ण ऑर्डर बट एंटर इनटू अ मैरिज अलायंस विद द पीपल ऑफ अदर कास्ट। उन्होंने क्या कहा कि दे क्लेम टू अपहोल्ड द फोरफोल्ड ऑर्डर बट एंटर इनटू अ मैरिज अलायंस विद पीपल ऑफ अदर कास्ट, लेकिन उन्होंने जो अदर कास्ट के साथ मैरिज अलायंस थी उसमें वो दाखिल हो गए, उसमें उन्होंने एंटर किया। नेक्स्ट ये हमारा हो चुका है। ठीक है, किस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग नॉन क्षत्रिय राजा भी थे, आपने मोरियस के बारे में देखा। देखो इम्पोर्टेंट यहाँ से जो है ना, आप मैं बता दूं आपको, इसमें यह है कि ये यहाँ से यहाँ तक है सातवाहन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 पॉइंट मैंने लिखवाए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के रिगार्डिंग इसके ऊपर से क्वेश्चन आता है कि बताइए कि नॉन क्षत्रिय जो किंग थे वो क्या क्या थे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, यहाँ तक आप लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5-6 नंबर का नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक हो गया था हमारा। यहाँ बात करते हैं बिसाइड ब्राह्मिकल हाँ, बिसाइड ब्राह्मिकल टेक्स्ट प्रिस्क्राइब एक्सोगैमी बट द सातवाहन प्रैक्टिस इंडोगैमी। जैसे कि मैंने बताया कि ब्राह्मिकल टेक्स्ट में यहाँ पे आई थिंक उल्टा हो गया है। ठीक है, ब्राह्मिकल टेक्स्ट प्रिस्क्राइब एक्सोगैमी। ठीक है, एक्सोगैमी की बात करता था, ये इंडोगैमी, ये आई थिंक उल्टा हो गया है। ठीक है, नहीं ठीक है, सात वाहनास जो थे वो इंडोगैमी परफॉर्म करते थे, यानी कि अपने ही क्षेत्र में, अपने ही क्षेत्र कह रहा हूँ सॉरी, अपने ही कास्ट के अंदर, अपने ही रिलेशन के अंदर वो लोग शादी कर लेते थे। यहाँ पर ब्राह्मिकल टेक्स्ट क्या कहता है कि उन्हें एक्सोगैमी करनी चाहिए। तो इस तरीके के मतभेद थे। ठीक है, मलेच मलेच कैसे कहा जाता है, द शक एंड कुशान रूलर वो केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज बर्बेरियन और आउटसाइडर एंड नोन एज मलेच। जो भी ऐसे राजा हैं जो बाहर से आए हैं, जो कि जैसे सेंट्रल एशिया से आपके शक रूलर और कुशान रूलर आए हैं, जो कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कुशान रूलर के बारे में, तो उनको जो कि आउटसाइडर आए हैं, बाहर से आए हैं, उनको मलेच कहा जाता था। सम पावरफुल मलेच वर फैमिलियर विद द संस्कृत ट्रेडिशन, कुछ ऐसे पावरफुल ताकतवर जो मलेच थे वो जो है संस्कृत ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा वाकिफ थे, फैमिलियर थे। नेक्स्ट हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, ये बहुत आसान है। जाति इंफॉर्मेशन फ्रॉम मदसोर इंस्क्रिप्शन। अब जाति इसके बारे में पढ़ते हैं। द सोशल कैटेगरी आर रेफर टू अ जाति, जो सोशल जो कैटेगरी बटी हुई थी उसको जाति का नाम दिया जाता है। लाइक वर्ण, जाति वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ, जाति भी बेस्ड ऑन बर्थ थी, जन्म के ऊपर आधारित थी। द वर्ण वर फिक्स एज 4 बट देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जाति, जाति के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वर्ण 4 ही थे लेकिन जाति बहुत सारी भी हो सकती थी। In fact, whenever Brahminical authority encounter new group that did not fit into fourfold word system, they classify them as a जाति। अब क्या होता था ना, ब्राह्मिकल जो अथॉरिटी थी, जो ब्राह्मिकल जो बड़े बड़े नेता कह लो या फिर जो उन सबको फंक्शन करते थे, उन्होंने इनकाउंटर क्या किया कि अगर नया ग्रुप कोई बनता था और वो 4 वर्णों में नहीं फिट होता था तो उसको क्या क्लासिफाई करते थे, जाति। फॉर इंस्टांस पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषाद वर्ग क्लासिफाई जाती है। अब जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको क्या कंसीडर कर दिया जाता है, निषाद। ठीक है, निषाद कास्ट का उन्हें बना दिया जाता है और उनको जाति जाति कह दिया जाता है कि ये इस जाति का है। ठीक है, आज के टाइम में भी आपने देखा होगा कि कई सारी जातियां हैं। ठीक है, उसी तरीके से निषाद भी एक जाति है। ठीक, जो कि जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण ब्राह्मण का ये होता था ना, ब्राह्मण लोगों का, कि अगर 4 वर्णों में कोई नहीं फिट हो रहा है तो उसकी एक अलग जाति ही बना दो। ठीक है, क्योंकि 4 जो वर्ण है वो तो लिमिटेड है, 4 है, लेकिन आपकी जाति लिमिटेड नहीं है, तो इसीलिए
निषाद जो जंगलों में घूमते हैं उनके लिए इसको बताया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जातिज वर शेयर अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशनल वर समटाइम ऑर्गेनाइज इनटू अ श्रेणीज और गिल्ड। अब कई कई श्रेणी और गिल्ड्स में जाति लोग क्या करते थे, एक कॉमन ऑक्यूपेशन को, प्रोफेशन को परफॉर्म किया करते थे, यानी एक सबका एक समान काम होता था और वही वो लोग किया करते थे। कहाँ पर ऑर्गेनाइज करके किया करते थे, श्राइन्स और गिल्ड्स में। द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मंद, हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसे साफ कर दूँ। हाँ, द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मंदसौर मध्य प्रदेश प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल प्रोसेसेस एंड द नेचर ऑफ गिल्ड्स। अब एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला कहाँ पर, मंदसौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसने प्रोवाइड किया इंफॉर्मेशन किसके बारे में, सोशल प्रोसेसेस के बारे में और नेचर ऑफ गिल्ड्स के बारे में, गिल्ड्स के बारे में, नेचर के बारे में। जो स्टोन टूल्स हमें मिला है कहाँ पर, मंदसौर में, उसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड्स ऑफ स्किन वीवर्स हु ओरिजिनली लिव्ड इन लाता गुजरात एंड शिफ्टेड टू मंदसौर along with their kinfolk and children। अब यहाँ पे एक चीज रिकॉर्ड की गई है इतिहास की, जो हिस्ट्री ऑफ गिल्ड्स है उसमें एक सिल्क वीवर है, यानी कुछ मजदूर टाइप हैं सिल्क के, जो कि काम धंधा करते रहते हैं। वो ओरिजिनली तो गुजरात के लता में रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया कहाँ पर, मंदसौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अपने बीवी बच्चे पूरे परिवार के साथ, किंग फोक के साथ। और ये हमें बताया गया इसके अंदर। द मेंबरशिप ऑफ द गिल्ड वाज बेस्ड ऑन शेयर क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, सम मेंबर्स अडॉप्टेड डिफरेंट ऑक्यूपेशन। अब जो गिल्ड्स के मेंबरशिप हैं उन्होंने क्या किया कि क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का काम किया है। कुछ मेंबर्स हैं जो अलग अलग ऑक्यूपेशन का, अलग अलग काम धंधे अपने कर रहे हैं। ठीक है, the inscription informs us that apart from the common profession shared by the member, they also collectively decided to invest their wealth earned through craft and construct a splendid temple in honor of the sun god। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो भी इंस्क्रिप्शन हमें इन्फॉर्म करते हैं उनमें यह है कि कॉमन प्रोफेशन शेयर जो कि वहाँ के सदस्य किया करते थे, वो कलेक्टिवली अपने जो वेल्थ है उसको इन्वेस्ट किया करते थे। वो अर्न कहाँ कहाँ से अर्न करते थे, कहाँ कहाँ से उनकी कमाई होती थी, थ्रू क्राफ्ट, कंस्ट्रक्ट अ स्प्लेंडेड टेम्पल, उन्होंने काफ़ी अच्छे मंदिर बनाए हैं, किसकी हॉनर में, किसके मतलब प्राइड में, सन गॉड के। ठीक है, सूर्य भगवान के। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा और, बियॉन्ड द फोर वर्नास। अब बियॉन्ड द फोर वर्नास में आगे हम पढ़ेंगे, देयर वर पॉपुलेशन वो स्पेशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मिकल टेक्स्ट सच एज निषाद और नोमेडिक पैस्टोरलिस्ट एटीसी। अब कई सारी ऐसी जनसंख्या थी जो कि सोशल प्रैक्टिसेस जो कि ब्राह्मिकल टेक्स्ट बताते थे उनसे मेल नहीं खाते थे। जैसे अभी मैंने बताया निषाद और नोमेडिक पैस्टोरलिज्म। ब्राह्मिकल टेक्स्ट आपको वर्णों के बारे में बताया करते थे, जैसे मान लीजिए कि वर्ण क्या कर सकते हैं, वर्ण में 4 तरीके के वर्ण थे, जो आपके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। इन लोगों का निषाद और नोमेडिक जो पेस्टर जो चरवाहे हैं जो घूमा करते हैं एक जगह दूसरी जगह, उनका कोई नाम ही निशान नहीं था, तो इसलिए वहां पर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस दिखा नहीं ब्राह्मिकल टेक्स्ट का। ठीक है, देयर वॉज अ शेयरिंग ऑफ आइडिया बिलीव बिटवीन दीज पीपल, उनमें आपस में शेयरिंग हुआ करती थी बिलीव और प्रैक्टिसेस का। ठीक है, आपस में वो शेयर किया करते थे आइडियाज और बिलीव। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अनटचेबिलिटी एंड द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब फॉर देम इन मनुस्मृति एंड शास्त्रास। अब जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की चीजें थी और उनकी जो ड्यूटीज थे, उनके जो कम काम करने की क्या क्या काम कर सकते थे, क्या क्या नहीं कर सकते थे, एक तरीके से उन्हें चांडाल बोला जाता था, उनके बारे में क्या मनुस्मृति कहती है, मनुस्मृति क्या कहती है और शास्त्र क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द ब्राह्मण्स कंसिडर सम सोशल कैटेगरी एज अनटचेबिलिटी। ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे सोशल कैटेगरी है जिन्हें अनटचेबल, अछूत का नाम दिया है। दे वर प्राइमरली कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स दैट दे कंसिडर प्योर। अब उनको कुछ ऐसे रिचुअल्स करने पड़ते थे जिससे
वह अपने आप को प्योर सिद्ध कर पाए। चलिए देखते हैं कौन कौन से। सो दे अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम अनटचेबल। वो जो है, अब इसमें क्या है कि देखो कि अगर इस दोनों पॉइंट में मिलाकर बता देता हूँ। देखो, उनको ब्राह्मणों को अपने आप को उनसे दूर रखना पड़ता था। अगर बाय चांस वो टच हो जाते थे या फिर कहीं कनेक्ट हो जाते थे अनटचेबल से ब्राह्मण लोग, तो उनको कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते ताकि वो फिर से प्योर हो सके। और क्या क्या होता था, दे अवॉइड टेकिंग फूड फ्रॉम अनटचेबल्स, यानी कि अनटचेबल से उनको खाना वाना लेना बहुत ही ज़्यादा, खाना वाना नहीं लिया जाता था, एक तरीके से मना कर दिया जाता था कि खाना हम अवॉइड करेंगे आपसे। सम एक्टिविटीज़ वर रिगार्डिंग अस पॉल्यूटिंग, कुछ उनकी एक्टिविटी जो है पॉल्यूटिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंदा माना जाता था। इस हद तक समाज विभाजन हो गया था। This included handling crops or dead animals. Those who perform such tasks known as a चंडाल। अब देखो, आप जैसे मरे मृत शरीर को उठा कर ले जाना, मरे हुए जो जानवर हैं उनको उठा कर ले जाना, जो भी ऐसा कार्य करते थे उन्हें चंडाल बोला जाता था। They were placed at the very bottom of the social hierarchy. Touching and seeing them was regarded as polluting by the Brahman. ब्राह्मणों ने क्या कहा था कि उन्हें देखना और छूना भी बहुत ही बड़ा गुनाह है, पॉल्यूटिंग है, ठीक है। उन्हें आप देख व छू भी नहीं सकते हो। और उनको जैसे फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो शूद्र के भी नीचे उन्हें रखा जाता था, शूद्र के भी नीचे रखा जाता था। द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटी ऑफ द चंडाल। मनुस्मृति ने चंडाल के कुछ कार्य को बताया गया है। देखो क्या क्या है। जैसे अभी तो मैंने बता दिया था कि यहाँ पे जो क्रॉप्स को उठाना, कॉर्प्स को यानी लाश को उठाना, डेथ बॉडी जो मरे हुए एनिमल्स हैं उन्हें हटाना। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, उन्हें विलेज के बाहर रहना पड़ता था। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसियल, और जूठे बर्तन, जो फेंके हुए बर्तन उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता था। वियर क्लॉथ ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट ऑफ आयरन, लोहे के ज्वेलरीज इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों को कपड़े पहनते थे, तो ये सारी चीज़ें वो किया करते थे। दे कुड नॉट वॉक आउटसाइड विलेज एंड सिटीज एट नाइट, वो रात को जो है विलेज और सिटीज के बाहर नहीं वॉक कर सकते थे। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव एंड सर्व एज एग्जीक्यूशन। अब वो लोग पता है जल्लाद का भी काम करते थे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि फांसी लगाने का काम करता था, ये भी काम करते थे। जिसका कोई रिलेटिव नहीं होता था उसकी बॉडी को डिस्पोज करने में वो सहायता किया करते थे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। यहाँ पर क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमें पाई गई हैं फाजियान और जुंगजांग की, ठीक है। देखते हैं। फाजवान कैम टू इंडिया इन 5th century common era and wrote that the untouchability sounded clapper when they enter to the street so the people could avoid at sight। फाजियांग जो है जब इंडिया आए 5वीं शताब्दी में, तो उन्होंने ये लिखा अनटचेबल साउंड के बारे में कि जब भी कोई अनटचेबल गुजरता था तो तालियां मारता था, ठीक है, जिससे जो स्ट्रीट पे जो लोग हैं वो उसे देखने से अवॉइड कर सके। अब देखो, आप मनुस्मृति में लिख रहे हो तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि गलत है, लेकिन जब बाहर से विदेश से लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं तो फिर हम नहीं मान सकते कि गलत है, क्योंकि सामने वाला जो होगा वो झूठ नहीं बोलेगा। ज़ुआंग स्वांगसांग वू कम इन 7th century। अब 7वीं शताब्दी में भी कोई आता है, ठीक है, क्या है, ज़ुआंगजांग ऑब्जर्व दैट एग्जीक्यूशनर एंड स्कैवेंजर्स वर इन्फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। अब जो ये चंडाल होते थे उनको विलेज के बाहर रखा जाता था। There were instances of Chandal who were not accepting the life of degradation prescribed in the शास्त्रास। अब कुछ चंडाल ऐसे भी पाए गए हैं जिन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है जो भी आपके शास्त्रास में चीज़ें नॉर्म से डाली गई हैं चंडाल के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, और आगे आने वाली जो वीडियो है, जो पार्ट आपका 3 है, उसमें हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। और हमारा जो हिस्ट्री का क्लास 12th का जो पार्ट मतलब चैप्टर 3 है, इसका पार्ट 2 वीडियो था, और इसमें हमने आधे से ज़्यादा जो 75% कोर्स है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियो में एक आखिरी वीडियो आएगी आपकी पार्ट 3 नाम से इसी चैप्टर की, जिसमें आप पूरा कोर्स जो चैप्टर 3 का है वो हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बारे बताएं इसके बारे में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।